एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम डेट रिलीज कर दी गई है। 1 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है सीजीएल का। तो आप अगर अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट एनालिसिस कराने वाला हूँ मैथ्स की शिफ्ट 2 का 18 अप्रैल 2022 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसकी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लगातार इस टाइप की इम्पोर्टेंट वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहता हूं। और यह एक कंप्लीट वीडियो सीरीज है जो मैंने स्टार्टिंग से अभी तक चलाते आ रहा हूं। ये हमारा 11th पार्ट होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप इसी चैनल पर जाके हमारी इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देख सकते हो और सभी के सभी क्वेश्चन को आसानी से सीख सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो, तो आपको वहां पर इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी। बिना टाइम गवाते हुए हम बढ़ते हमारे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, ये हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो और ये टेस्ट सीरीज सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री, आप इसका लाभ ले सकते हो। केवल अपना आपको ऐप डाउनलोड करना है नीचे दी हुई लिंक से। यह सभी फ्री वीडियोस हैं जो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं। अगर आप इनमें से किसी भी वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जाकर आसानी से इन सभी वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो हमें, और इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पर आप फॉलो भी कर सकते हो। और आज हम देखने वाले हैं हमारे 21 मतलब 25 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशंस, वो भी शानदार मेथड से। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन लेने वाला है डिविजिबिलिटी। क्या आपको डिविजिबिलिटी आती है कि नहीं? एक सेकेंड रुकना। देखिए, ये हमारा होने वाला फर्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 9 अंकों वाली संख्या ये दी हुई है 72 से विभाज्य है तो 4x + 3y का मान बताइए। अंडर रूट में 4x + 3y दे रखा है और इसका आपको मान बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बस आपको अच्छी सी मेथड आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी मेथड सारी आपको आना चाहिए। कि डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है तो आपके सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप ये भी जानते हो कि 72 की किस किस नंबर से बना है, मतलब 72 की डिविजिबिलिटी अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको ये चेक करना है कि 72 किन किन प्राइम नंबर से मिलकर बना होता है। प्राइम नंबर्स के जोड़े से मिलकर बना होता है। देखिए, मैंने देखा कि ये 8 × 9, 8 और 9 के जोड़े से बनकर बना होता है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन में 8 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी लगा दूं तो मेरे पास x और y दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। अगर मेरे पास वैल्यू आ जाती है तो मैं आसानी से अंडर रूट 4x + 3y की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें मैं लगाता हूं अपनी 8 की डिविजिबिलिटी। लास्ट के 3 डिजिट ले लेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि जब भी मुझे 8 की डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो मैं लास्ट के 3 डिजिट ले लेता हूं। 3 8y, 8 से डिविजिबिलिटी देखिए, अगर मैं इसे काटूं तो 8 चौक 32 आएगा। 32 कितना बचा? 4 बचा। 6 बचा। 8 चौक 32, 6 बचा। और 6 के आया कि बाय। ठीक है, मतलब ये वाला जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आप जानते हो कि 8 की टेबल में 6 कब आता है स्टार्टिंग में? जब 64 हो। 8 8 64, मतलब कि y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 64, मतलब कि y की वैल्यू 4 आ जाती है। जब ये नंबर 4 होगा तब जाके ये मेरा किससे डिविजिबल होगा? 8 से डिविजिबल होगा, अगर ये लास्ट वाला डिजिट 4 है तो। y की वैल्यू 4 आ जाती है। अब मुझे चेक करना है 9 की डिविजिबिलिटी। देखिए, ये मेरा 9 है। 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे आप जानते हो कि अगर किसी नंबर का डिजिट सम 9 बनता है, 9 बनता है मतलब ऐसा नंबर बनता है जिसे मैं 9 से डिविजिबल कर सकता हूं, तो वो कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो ठीक है, तो आप देखिए इसकी डिविजिबिलिटी चेक करना है मुझे 9 से। देखिए, y की वैल्यू कितनी आई? 4। 4 और 8 कितना होता है? 12। 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 5 21, 21 मतलब 3। 21 का डिजिट सम कितना होता है? 3। 3 और 8 11, 11 का डिजिट सम 2, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 3। ठीक है, प्लस x। बताइए कि मैं x की वैल्यू क्या रखूं? एक सिंगल डिजिट में x की वैल्यू क्या रखी जाएगी? ये कंप्लीट नंबर मेरा डिविजिबल हो किससे? 9 से। तो देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 6 रख दूं तो ये टोटल बन जाएगा 6 + 3 9।
मतलब इस कंप्लीट नंबर का डिजिट सम 9 हो जाता है। अगर ये वैल्यू 9 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। मेरे पास x की वैल्यू 6 आ जाती है और y की वैल्यू 4 आ जाती है। अगर मैं इस वैल्यू में रखता हूं तो अंडर रूट आएगा 6 चौक 24 प्लस 4 3 12, मतलब अंडर रूट में 36 आएगा मेरा, और इसका आंसर आ जाता है 6। बहुत शानदार क्वेश्चन था, डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से डिटेल में सीखना है बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा केवल एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस को लेकर। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन किसका? ये है क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। बहुत शानदार क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल आसान है। देखिए कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, ये डिविजिबिलिटी डिवाइड का साइन 7 से काटा तो कितना आएगा 0.9, माइनस का कितना आएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3.9। देखिए 0.9 और माइनस का 3.9 कितना होगा, माइनस का 2 कितना होगा, ये वाला पार्ट। देखिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं 0.9 में से माइनस का 3.9 माइनस करूँ कितना आएगा 2 आएगा। कितने, किसका, माइनस का 2। देखिए ये माइनस का 2 दे रखा और ये माइनस का 2, -2 कितना होगा, एक सेकेंड सॉरी 3 आएगा, ये 3 आएगा। 3 और 2 कितना होगा, माइनस का 5। अगर मैं 15 में से माइनस का 5 करूं तो कितना आएगा, मेरे पास 10 आंसर आ जाता है। सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 8 से विभाजित करने में क्रम से 4 5 और 6 से फल प्राप्त होता है। मतलब देखिए मुझे एक संख्या प्राप्त करनी है, क्या, अगर मैं उसमें 8 से विभाजित करूं, लास्ट वाला नंबर ले रहा हूं, अगर मैं उसको 8 से विभाजित करूं, ठीक है, तो मेरे पास 6 शेषफल बचता। कितना बचता है, 6 शेषफल। कितना बचेगा, 6 शेषफल बचेगा। देखिए तो आप क्या करोगे, 6 शेषफल बचाने के लिए आप उस नंबर में 6 ऐड कर दो, ठीक है, 6 शेषफल, मतलब 6 शेषफल बच रहा है 18, 9910 9918 हो जाएगा। ये 8 से डिवाइड करूं तो 8 शेषफल बचे, प्लस के 8 आएगा एक नंबर और प्लस 6 आएगा, रुकना एक सेकेंड की, प्लस का 6 आएगा, प्लस का 6 शेषफल बचना चाहिए, ये लिखा है ना। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है कि अगर मैं किसी संख्या में 8 से भाग दे रहा हूं तो वो 6 शेषफल बचा रहा है, ठीक है। अगर मैं उसमें से 6 माइनस कर दूं, क्या कर दूं, 6 माइनस कर दूं, एक सेकेंड 6 माइनस ही करेंगे, एक सेकेंड जस्ट, कि 8 से डिविजिबल करने पर 6 शेषफल दे रही है, मतलब 6 शेषफल बचेगा। अब देखिए इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से डिविजिबल करने पर 6 शेषफल देगा। आप इसे डिवाइड करोगे, ठीक है, 8, ये लास्ट के 3 डिजिट लोगे, 910, 8 से डिवाइड कीजिए, 8 एकम 8 आया, कितना बचा, 1 बचा, 8 एकम 8, 3 बचा, 30 हो गया। ये 8 16 आती है 24, कितना होगा 24, कितना शेषफल बचा 6, कितना शेषफल बचा 6। देखिए अगर मैं 99 10 को 6 से 8 से भाग कर रहा हूं तो 6 शेषफल बच रहा है, 6 शेषफल बच रहा है, ठीक है। ये इसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी पहली वाली, ठीक है। अगर आप इस नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या 6 शेषफल बचेगा, इस नंबर को 920 को, 920 को भी 8 से डिविजिबल कर दिए, 8 एकम 8, 1 बचा, 8 एकम 1 4 बचा, 8 पंजे 40, नहीं कुछ नहीं बचा इसमें, रिमाइंडर 0 है। इस कंडीशन में मेरा रिमाइंडर 0 बन रहा है, मतलब कि अगर मैं 8 से भाग देता किसमें, 99 20 में, तो 6 शेषफल बचना चाहिए था, लेकिन इस कंडीशन में 6 शेषफल नहीं बच रहा है, मतलब ये वाला मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए अगर 20 है, 20 है, 99 20 है, 99 21 है, कितना कितना जाता है ये, 99 20 और 99 कितना जाता है, ये केवल 1 जाता है, तो इसमें कितना शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखिए इस कंडीशन में कितना शेषफल बच रहा था, 6 शेषफल बच रहा था, 6, ठीक है 6। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, केवल प्लस का तो हो रहा है, मतलब कि यहाँ 8 बचेगा, 8 मतलब कि रिमाइंडर 0, कितना बचेगा, रिमाइंडर 0, तो ये वाला नंबर भी नहीं हो सकता, तो केवल ये वाला मेरा ऑप्शन है आंसर 99 10। आप चाहे तो इसे 6 का भाग दोगे, 7 का भाग दोगे, हर कंडीशन में 4 शेषफल 5 7 शेषफल और 6 शेषफल बचेगा। आपको
एक के बाद एक जब आप भाग देते जाओगे तब आपको पता चलेगा कि रिमाइंडर 4 5 6 बचता जा रहा है। तो मैंने केवल एक संख्या ली जिससे मैंने सेटिस्फाई कराया। अगर इसके अलावा कोई भी एक ऐसी संख्या बन जाती, मान लीजिए कि 99 12 जो लास्ट ऑप्शन है, अगर उसमें मैं 8 का भाग देता और 6 से इस पर बच जाता, तो क्या करता मैं, तो 8 से डिवाइड करके देख लिया था, फिर मैं देखता 6 को, 6 से या 7 को किसी एक नंबर से डिवाइड करता, मान लीजिए मैं उसे डिवाइड करता 6 से, तो शेषफल कितना बचना ये चाहिए, 4। फिर जिस क्वेश्चन में शेषफल 4 बचता वो आंसर हो जाता। मतलब कि आपको किसी एक नंबर पर टारगेट करना है, उससे तीनों को सेटिस्फाई कराना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन सबको जो जो सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर हो जाएंगे अपने। और फिर दूसरा नंबर तीसरा करोगे तो एंड में जाके केवल एक नंबर ऐसा बनेगा जो आपकी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऑप्शन से आसानी से कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक होती है। संख्या k का मान ज्ञात की। देख क्या बोला गया उसमें कि जब संख्या k को, ठीक है, संख्या k को क्या किया गया, उसके 30% से गुणा किया जाता है। ये संख्या k है और इसका 30% कितना होगा, k का 30% से मल्टीप्लाई किया गया 3/10 से। देखिए ये संख्या है, ये संख्या का 30% है, इससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से, ये रहा संख्या k से 170% अधिक है। 170% अधिक का होने का मतलब क्या है, 270% है अपन में 100, ये हो गया। ठीक है, एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 से ये वाला 0 कैंसिल, एक के से एक वाला कैंसिल, एक के कैंसिल, के बचा इधर और 3 से 27 काटा तो कितना बचा, 9। मतलब के की वैल्यू कितनी आ जाती है, 9। ये हो जाता है मेरा क्वेश्चन सॉल्व। इजीली परसेंटेज का क्वेश्चन था लेकिन इसमें मेन लगा सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई करके आप आसानी से इसका आंसर ला सकते हो। जस्ट आपको फॉर्मेट बनाने की जरूरत है। देखिए ये क्वेश्चन अपना हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से शानदार तरीके से किया जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑफ पी एंड क्यू इज 5:8। व्हाट इज द देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो, देयर इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड रेशियो इज 3:5। इसमें क्या पूछ रहा है मेरे से, निवेश अवधि, निवेश अनुपात कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए आप जानते हो कि अगर इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रॉफिट आ जाता है। मेरे से पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट का रेशो। अगर इन्वेस्टमेंट का रेशो पूछ रहा है तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट के अपन में टाइम कर दूंगा। और उसने क्लियरली दे रखा है क्या, प्रॉफिट का रेशो मुझे 5:8 दे रखा है और टाइम का रेशो दे रखा है 3:5। ठीक है, अगर मैं डिवाइड कर दूं, मतलब इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं तो क्लियरली मेरा आंसर आ जाता है 25:24। तो ये मेरा हो जाता है करेक्ट आंसर 25:24। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो वस्तुएं थी ए और बी, इनका सीपी क्या है, 4:5 के अनुपात में। एक दो वस्तुएं हैं जिनका क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में। अब देखिए इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ हुआ, मतलब कि जो पहली वस्तु थी उस पर 10% का लाभ हुआ, और वस्तु बी पर 20% का लाभ हुआ, जो दूसरी वस्तु थी उस पर लाभ हुआ मेरा 20% का। और उनके विक्रय मूल्य में अंतर है 480 रुपए का। जो भी इनका सेलिंग प्राइस आता है उसमें 480 का अंतर आता है। जस्ट आपको दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य का 30% बताना। क्या करोगे आप, देखिए मैंने देखा कि सीपीयू उनका 4:5 में है कॉस्ट प्राइस, मतलब मैंने 4:5 के अनुपात में चीजें खरीदी। अगर मैं इसे 400 और इसे 500 कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि 400 500 हो गई, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया आसानी से। अब देखिए अब वो कह रहा है कि इस पर प्रॉफिट भी हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ कितना, कितना प्रॉफिट होगा। देखिए प्रॉफिट पहली पर 10% का और दूसरी पर 20% का। 10%, इसका 10% बताइए कितना हुआ, 40। 400 का 10% 40, मतलब कि टोटल कितना हुआ 440। 440 में उसने बेच दी, 400 रुपए की कॉस्ट प्राइस थी, 10% का लाभ हुआ 40 का, 440 में बेच दी। 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब कि 100 रुपए। इस पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का, मतलब कि 600 में बेच दी। दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आया, कितना आएगा 160। ठीक है 160, दोनों का डिफरेंस आ गया। उसने जबकि बोला था मेरे से क्या कि विक्रय मूल्य में अंतर 480 का।
मेरे पास विक्रय मूल्य में अंतर कितना है, 160। 160 की वैल्यू एग्जामिनर ने 480 दे रखी है, ठीक है। ये मैंने पता कर दिया किसकी वैल्यू कितनी। अब वो क्या पूछ रहा है, देखिए दोनों वस्तु के कुल क्रय मूल्य। अब मैंने देखा कि पहले का क्रय मूल्य 400 और दूसरे का 500 है। 400 प्लस 500 900, मतलब कि ये मुझे पता चल गया कि 900, कि उनका टोटल सीपी क्या है, मतलब टोटल कितने में खरीदी। लेकिन वो अभी भी एक चीज और पूछ रहा है, क्या कि कुल क्रय मूल्य का 30% बताइए। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल की, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल की, 16 × 48, 3 हम 27 और 27 × 81, 81 और 1 जीरो 810। केवल ये वाला मेरा ऑप्शन है, आंसर मेरा आ जाता है 810। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसमें स्पेशली याद रखना है कि आपको परसेंटेज का जो रेशो है वो सही तरीके से बनाना है। अगर वो गलत हुआ तो सारा का सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई दुकानदार 48% और 15% की एक और छूट की घोषणा करता है। दो छूट दी। 29,600 मूल्य वाले सोफे का अंतिम विक्रय मूल्य क्या बात ज्ञात कीजिए, बताइए। 29,600 मूल्य वाले सोफे का अंतिम विक्रय मूल्य और छूट ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कितने में बेचा, ये इसकी मार्क प्राइस दे रखी है। क्या दे रखी है, इसकी एक्चुअली में मार्क प्राइस है। आप जानते हो कि जो सेलिंग प्राइस होती है वो क्या होती है, जो मार्क प्राइस होती है वो क्या क्या होती है। मार्क प्राइस बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, ठीक है। अगर मैं सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट को जोड़ लूँ तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। अगर मैं मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दूँ तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब देखिए ये क्या दे रखा है, मार्केट प्राइस की, मतलब उस चीज पर 29,600 रुपये लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 29,600 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो मुझसे अंतिम विक्रय मूल्य ये पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है मेरे से वो, और डिस्काउंट पूछ रहा है। ये दो चीजें पूछा है उसने, ठीक है। अब आप देखिए अब क्या बोला है उसने, अब बोला है ये ज्ञात करना है। देखिए मैं आपको देखूं तो उसने सेलिंग प्राइस पूछा और डिस्काउंट पूछा है। देखिए अगर मैं सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट को ऐड करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितनी है, 29,600। देखिए इनमें देखिए अगर मैं 0 और 7 को ऐड करता हूँ कितना आएगा, यूनिट दीजिए कि 0 और 7 को ऐड करूँ कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब कि मेरा 29,600 नहीं बन पाएगा यहाँ से सम, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ऐसा ही सेम देखिए यहाँ 0 यहाँ 7 है, मतलब ये भी सम 0 नहीं हो सकता एंड में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए तीसरा, देखिए ये 7 और 3 10 ये बन सकती है एंड में 0, ये 3 और 7 10 ये भी 0 बन सकती है। अब देखिए आपको एक तरीका क्या, देखिए उसने छूट कितनी दी, 48% की और 15% की। देखिए उसकी जो छूट है वो 50% से ज्यादा। देखिए 48 और 15 को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। मतलब कि 50% से ज्यादा की छूट उसने दे रखी है किसी चीज पर, ठीक है। मतलब कि इसका जो डिस्काउंट है वो बड़ा होगा। बड़ा होगा क्यों, बड़ा होगा क्योंकि उसका डिस्काउंट 50% से ज्यादा है, ठीक है। मान ली 63% अगर उसने डिस्काउंट दिया है तो सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, 37%, ठीक है। मतलब ये ज्यादा रहा होगा 60। देखिए इनमें डिस्काउंट किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है डिस्काउंट ज्यादा, और इसका कम है। इसका 13,000 है जबकि इसका 16,000 है, मतलब इसका डिस्काउंट ज्यादा है 16,517। तो केवल ये मेरा बी ऑप्शन हो जाता है बिना टाइम गवाए। केवल ऑब्जर्वेशन का ये क्वेश्चन था, मैंने आसानी से ऑप्शन की हेल्प से कर दिया। आप इसे करना चाहो तो आप इसे परसेंटेज लगा के भी कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। आंसर क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, एवरेज का। अगर आपको एवरेज का फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कर सकते हो, याद है तो भी कर सकते हो। देखिए आप जानते हो जब भी कोई एक सीरीज दे रखी हो तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं। मैं जानता हूं कि एवरेज का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, 1/2 a + l, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, और /2, ठीक है। मुझसे पूछ रहा है a + l, तो देखिए जो 2 लिखा है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज में। एवरेज कितना है, 28। मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 2 से। आंसर मेरा 56, ठीक है। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है कि ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। ए ने काम करना जारी रखा, पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये पूछा गया, ठीक है। आप जानते हो टाइम एंड वर्क का सबसे पहले तो एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। ये मैंने ए लिखा और ये मैंने बी लिखा। मैंने देखा कि ए 25 दिन में कर पा रहा है और बी मेरा 20 दिन में कर पा रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा कि टोटल वर्क का मैं 100 मान लूं तो 25 चौक 100 और 20 पंजा 100।
ए और बी की एफिशिएंसी आ जाते हैं। अब देखिए क्या बोला, उन्होंने एक साल मिलकर 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक। देखिए इन दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आई, 9 यूनिट। अब ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं एक साथ, 4 दिन के लिए। मतलब कि उन दोनों ने 36 यूनिट वर्क कर लिया। किसने कर लिया, दोनों ने मिलकर जब 4 दिन काम किया तो 36 यूनिट काम कर चुके थे। अगर मैं 100 में से 36 घटा दूं तो 64 मेरे पास आंसर आ, 64। ये क्या है, रिमेनिंग वर्क है। अब अगली लाइन देखिए क्या कह रहा है, ए ने काम जारी रखा, पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। पूरा काम देखिए, देखिए 4 दिन तो वो कर चुके हैं, 4 दिन तो ने काम कर ही लिया पूरा। उसने पूछा कि कितने दिनों में होगा पूरा काम। देखिए 4 दिन तो कर लिया। अब देखिए अब ए अकेला आएगा, ए आएगा 4 यूनिट की स्पीड से। अब वो 4 यूनिट्स की स्पीड से करेगा तो कितने दिनों में कर देगा, 4 से 16। ठीक है, मतलब वो 16 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा ए अकेला। और 4 दिन दोनों ने काम किया तो 16 और 4 20, मतलब कि जो मेरा टोटल काम है वो 20 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाता है 20 दिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ विद द सेम डेटा। इसके आप प्रीवियस वीडियो देखोगे आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने बहुत शानदार तरीके से करा रखा है, आपने नहीं देखा तो जल्दी से उस वीडियो को भी देख लीजिए। कंप्लीट वीडियो सीरीज देखने को जरूरत है आपको जरूरत है कि आप कंप्लीट वीडियो सीरीज देखिए जो मैं आप चला रहा हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को। इसकी प्लेलिस्ट भी डाल रखी है मैंने मेरे यूट्यूब पर। मैं कोशिश करता हूं कि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सको, आपको आइडिया हो सके कि कैसे क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं लिमिटेड टाइम के अंदर। ठीक, देखिए एक रेलवे इंजन 400 मीटर 235 मीटर 2 किलोग्राम से 100 सेकंड और 60 सेकंड पार कर सकते। देखिए 100 सेकंड में 400 और 60 सेकंड में 235, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। 100 सेकंड और 60 सेकंड कितना, 40 सेकंड। मतलब कि वो 40 सेकंड में कितना, इन दोनों का डिफरेंस 165, 165 मीटर की दूरी तय कर लेती। कौन, ट्रेन। रेल की इंजन की लंबाई का दोगुना पूछ रहा है, रेल की इंजन की लंबाई का दोगुना पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही पता कर लेता हूं क्या, कि जो ट्रेन है वो 40 सेकंड में अगर 165 चल रही है, कितना चल रही है, 165 चल रही है, 165 चल रही है। अगर मैं पता कर लूं कि वो 60 सेकंड में कितना चली, 60 सेकंड में कैसे पता करोगे 60 सेकंड में कितनी चली, सिंपली बस 165 में 40 का भाग दे दोगे और 60 का गुणा कर दोगे। मतलब 20 30 60 और 20 दूनी 40, 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 8 2.5, 2 8 16 2 दूनी 4 5 आया, 3 5 15 की 5 हासिल की 1 3 दूनी 6 और 1 7 या 24। मतलब कि वो 60 सेकंड में कितना चला, ट्रेन 60 सेकंड में कितना चली, 247.5 मीटर। ठीक है, लेकिन इसने दे रखा कि पुल की लंबाई कितनी थी, 235 मीटर। पुल की लंबाई कितनी है, 235 मीटर, और प्लस पुल की लंबाई 235 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई। ये क्वेश्चन होगा मेरा, देखिए 235 से कुछ ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इसमें से आप माइनस करोगे तो टी आ जाएगी मेरे पास। ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी, 247.5 में से आप 235 घटाओगे कितना आएगा, 0.5, 7 में से 5 के 2, 4 में से 3 1। मतलब कि ट्रेन की लंबाई 12.5 मीटर, 12.5 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, लेकिन उसने मुझसे ये नहीं पूछा, उसने पूछा कि लंबाई का दोगुना बताइए, 12 का दोगुना 25, 12.5 का दोगुना 25 मीटर। मतलब कि जो ट्रेन थी उसके दुगने की लंबाई 25 मीटर है। ठीक है, ट्रेन का क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से करवाया है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करके आना है। देखिए ये क्वेश्चन है, एलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें शानदार, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट लगता है और वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। क्या वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सभी स्क्वायर का सम 0 होता है। अगर देखिए, अगर स्क्वायर का सम 0 दे रखा है तो सारे वैल्यू 0 होंगे। ऐसे अगर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 0 बराबर 0 दे रखा है तो इसका केवल एक ही मतलब है क्या, कि A0 B0 C0। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प लेंगे हम और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये दे रखा क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट करके बताऊंगा, आपको भी डायरेक्ट ही करना है। देखिए कितना दे रखा है, 2 भी दे, पहले देखिए ए पर फोकस करता हूं, यहाँ कितना लेगा ए स्क्वायर। ठीक है, या कितना लेगा -2a हो जाएगा। अगर मैं इधर लाऊं
साइड इधर लाऊंगा मैं, इधर तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 है, ठीक है। अगर मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसका हाफ करूँ, हाफ कितना होगा इसका 1, 2 का हाफ 1, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर ये हो जाता है। अब प्लस लगाइए, अब मैं a से बाद b पर जाऊंगा, ठीक है। अब मैं आया b पर, देखिए यहाँ क्या लिखा है, b स्क्वायर लिखा है, b स्क्वायर लिखा है, और इधर क्या लिखा है, माइनस का 2 भी आएगा, माइनस का 2 भी, ठीक है। अब देखिए 2 का आधा कीजिए, कितना आएगा, माइनस का 1, मतलब कि b माइनस 1 का स्क्वायर ये आ गया, प्लस। अब देखिए नेक्स्ट देखिए 49 दे रखा है, 49 का स्क्वायर, 49, अगर गौर से देखोगे तो ये लिखा है 7c का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है, देखिए ये माइनस का, तो उधर इधर आके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 इंटू 28 दे रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट इसका सिंपली हाफ करना है। देखिए हाफ करूंगा तो कितना हो जाएगा 28, कितना करूँ, हाफ करूंगा तो 28 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 7c आएगा, क्योंकि ये 7c है तो यहाँ 7c तो आएगा। देखिए इसका हाफ कर दिया मैंने, हाफ करना काफी नहीं है, इसको एक चीज से डिवाइड और करना पड़ेगा, किससे, c के कोफिशिएंट से। c का कोफिशिएंट कितना है 7, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4, 7 चौक 28 आ गया, इसका स्क्वायर बराबर 0। सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है, अगर आपको इसको डिटेल में समझना चाहते हो कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शनिंग क्या है, कैसे ये सॉल्व होता है, तो आप मुझे कमेंट करोगे, मैं इसकी डिफरेंट वीडियो बना के केवल इस टाइप के 6 से 7 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत शानदार मेथड से। अभी के लिए इतना ही करते हैं। एक ही वैल्यू देखिए, देखिए मैंने आपको बताया अगर इन सब का स्क्वायर का सम 0 है तो ये भी 0 आएगा। देखिए अगर a प्लस 1 बराबर 0 है तो a बराबर कितना आएगा, माइनस का 1, a बराबर माइनस का 1, और मैं डायरेक्ट इसमें रख देता हूं माइनस का 1, इसमें रख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए माइनस लगाया मैंने, अब मुझे b की वैल्यू चाहिए। अब जानते हो अगर b ये वाला पार्ट 0 के इक्वल है तो b कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, ये मैंने प्लस का 1 रख दिया, -7। अब c की वैल्यू रखना मुझे, c देखिए c की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 4/7, कितना आएगा, माइनस का 4/7, c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4/7, और 7 से 7 कट गया और कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया, माइनस 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 का 2 और प्लस का 4, 4 में से 2 गया तो मेरा आंसर आ जाता है 2। एलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था ये, आपको ये आना ही चाहिए किसी भी कीमत पर, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। देखिए इस क्वेश्चन पे आता हूं मैं, क्या दे रखा है, 2 रूट क्यूब माइनस 3 रूट 3 बाई क्यूब इक्वल टू, ये दे रखा है। शानदार क्वेश्चन है, केवल एक फॉर्मूला इसमें लगाना है। कौन सा फॉर्मूला है मैं आपको बताता हूं। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर दे रखा हो आपको तो जस्ट आपको a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस का प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर लगाना है बस, ठीक है। इससे आपको कंपेयर करना है। देखिए यहाँ a की वैल्यू आप बताइए क्या, a की वैल्यू मैंने देखा तो √2x थी, क्या थी, √2x। b की वैल्यू देखोगे तो आप क्या थी, b की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, b की वैल्यू कितनी दे रखी, √3 बाय। देखिए एक्स स्क्वायर तो लगा हुआ है, मतलब इसका स्क्वायर तो हुआ यहाँ, एक इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, √2x स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है 1, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, मतलब a की वैल्यू 2 आ जाती है, a की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है 2 आ जाती। अब देखिए b देखिए b का ये दे रखा है माइनस का bxy है, दोनों का मल्टीप्लाई √2 इंटू √3 कितना आएगा, √6xy। देखिए जबकि माइनस का bxy दे रखा, माइनस का bxy दे रखा है, xy सेम है, केवल माइनस का b की वैल्यू √6 है, माइनस b की वैल्यू √6 है, माइनस b की वैल्यू √6 है, मतलब b की वैल्यू माइनस का √6। c की वैल्यू देखिए, c के लिए लास्ट वैल्यू को स्क्वायर कर दीजिए, जस्ट सिंपली आपको स्क्वायर करना है किसका, √3 का, मतलब कि 3 बाय स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी आ जाती है 3। अब आपको इसमें वैल्यू पुट कर देना है, बस वैल्यू पुट करोगे, कैसे करोगे, आप अंडर रूट लगाओगे, a का स्क्वायर मैंने देखा 4 आया, माइनस √6 का स्क्वायर 6 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 आएगा, मतलब कि 9 और 15 और 4 19, अंडर रूट का 19 मेरा आंसर आ जाता है। बहुत शानदार तरीके से रिपीटेड पैटर्न है, ये तो आता ही रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ये अलजेब्रा अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। अब मेरी स्टार्ट हो जाती है यहां से ज्योमेट्री वाला सेक्शन, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज
ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी को क्रम से बिंदु डी और ई तक बढ़ाया जाता है। ए बी को डी तक और ए सी को ई तक बढ़ाया जाता है। ए 88 दे रखा है तो ये पूछा, देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 90 माइनस एंगल ए का हाफ। ठीक है, आप ये भी जानते हो क्या, अगर बाई चांस अगर वो ये वाला पूछ लेता, ये वाले एंगल बाई सेक्टर होता और ये वाला पूछता, तो आप इसका फॉर्मूला भी जानते हो क्या, 90 प्लस एंगल ए का हाफ। अगर ये पूछता तो, वैसे ये भी ये पूछा है, ए का हाफ कितना होगा 44, 90 माइनस 44 मेरा आंसर आ जाता 46 डिग्री। ये भी मेरा आसान क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एबीसी में ए बी 7, बी सी 10 दे रखा है, ए डी एंगल वी ए सी का कौन सा एंगल बाई सेक्टर है, और डी सी अपन 4 पूछा है, डी सी अपन में 4, ये वाली वैल्यू का फोर्थ पार्ट पूछा, ये वाली वैल्यू का। देखिए आप जानते हो कि अगर ये 7 और 8 दे रखे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ 7:8 के रेशो में ये चीज होंगी कितनी, 7:8 में। एंगल बाई सेक्टर थ्योरम है, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम है। अगर आपको पढ़ना है तो आप बताइए, मैं आपको पढ़ा दूंगा और आशा करता हूँ कि आपको ये आती होगी 7:8 में। देखिए अगर मैं रेशो की वैल्यू देखूंगी तो 7 और 8 15, मतलब कि 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। मुझसे पूछा है डीसी कितना दे रखा है 8, तो मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, ये वैल्यू मैंने निकाली डी की। लेकिन देखिए एग्जामिनर ने डीसी अकेला नहीं पूछा, उसने इसका 1/4 भी पूछा, तो मैं भी क्या करूंगा 1/4 कर दूंगा। ये 1/4 किया तो 4 दूनी 8 आया, 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो 2 दूनी 4/3 मेरा आंसर आ जाता है ये। ठीक, कर लिया आपने, शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी किसका, ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए ये क्या कह रहा है कि ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है। ए बी क्या है, एक कॉर्ड है। ए बी क्या दे रखा है, एक कॉर्ड दे रखा है, ये मैंने कॉर्ड बना ली। ठीक है, अब वो कह रहा है क्या, जबकि पी ए क्यू बिंदु ए पर स्पर्शिका, पी ए क्यू क्या है, एक टेंजेंट है। टेंजेंट किस पे है, इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट है ए पर। ठीक, लघु चाप ए आर पर एक बिंदु लघु चाप पर ए आर है, ये वाला पॉइंट दे रखा ए आर। ठीक है, ए आर भी पूछा उसने क्या, ए आर बी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं उसने एंगल दे रखा बी ए क्यू, वी ए क्यू, ये यहाँ से यहाँ तक है कितना, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक कितना, ये बी ए क्यू, ये है बी ए क्यू। ठीक है, 70। मुझसे पूछा क्या उसने, ए आर बी ये वाला एंगल पूछा। ठीक है, आप अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बहुत शानदार तरीके से जानते हो क्या, अगर एक कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो सेम एंगल ड्रॉ करेगी। ये टेंजेंट इस साइड 70 डिग्री इसने ड्रॉ की। ठीक है, ये क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना होगा 110 डिग्री, 180 में माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 110 डिग्री। शानदार, मेरा आंसर आ जाता है 110 डिग्री। बस आपको केवल पहली तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आना चाहिए और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि सर्कल में साइक्लिक कोऑर्डिनेट बनता है जिसके आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बस ये आपको पता होना चाहिए, आप आसानी से इसका 110 डिग्री आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मेरा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस आपको इसमें फॉर्मूला को अप्लाई करना है तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। देखिए 6 मीटर गहरी और 35 मीटर चौड़ी एक नदी 2.5 किलोमीटर पर घंटा की दर से बह रही है। समुद्र में प्रति मिनट गिरने वाले पानी की मात्रा कितनी है, 1 मिनट में कितना पानी गिर रहा है, ये मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए देखिए जब भी कोई नदी गिरती है तो एक्चुअली में वो क्या लेके गिरती है, आयतन लेके गिरती है। किसका, आयतन की। आयतन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, कि उसमें कितना पानी समाया हुआ है उस नदी में। ठीक है, और देखिए आंसर किसमें, मीटर क्यूब में, मतलब मुझे 3 लेंथ चाहिए। ठीक, 3 लेंथ मुझे चाहिए। देखिए 6 मीटर पहली लेंथ, दूसरी 35 मीटर चौड़ी है, गहरी चौड़ी। ठीक है, और किलोमीटर पर घंटा, मतलब कि 1 घंटे में वो 2.5 किलोमीटर, मतलब कि इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2500 मीटर, मतलब 1 घंटे में वो 2500 मीटर वाला पानी है वो ट्रांसफर कर रही है नीचे। कितना ट्रांसफर कर रही है, 2500 मीटर। ठीक है, 2500 मीटर। ठीक है, 2500 मीटर 1 घंटे में ट्रांसफर कर रही है, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2500 से। ठीक, लेकिन उसने मेरे से पूछा प्रति मिनट,
और ये बात आई 1 घंटे की। तो सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट इसमें 60 से डिवाइड कर दोगे आप। 60 से ये मैंने डिवाइड किया, 6 से 6 कटा, एक जीरो से एक जीरो कटी, एक जीरो एंड में आएगी, एक जीरो सभी में। 25 पंजा 125 की 5 80 की 12, 25 टी 75, 75 और 10 85 और 2 87, 8750 मेरा आंसर हो जाता है। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं सभी के सभी आगे के थोड़े से और बाइट चार्ट वाले आप क्वेश्चन चाहते हो मेरे से करवाना, तो मैं आपको वो भी सॉल्व करके बता दूंगा। पाई चार्ट वाले क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो एक वीडियो में कंप्लीट प्रीवियस ईयर करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए।